जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जानेंगे कि पाठ्यचर्या दस्तावेज में विद्यार्थी की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण, अर्थात पाठ्यचर्या जब निर्माण किया जाए तो विद्यार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए, या पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाया जाए तो विद्यार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए, उन दृष्टिकोणों को डालना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम विद्यार्थियों को उन दृष्टिकोणों के आधार पर हम क्रियान्वित कर सके और उन दृष्टिकोणों के आधार पर हम विद्यार्थियों को बना सके। तो इसलिए पाठ्यचर्या दस्तावेज में उन नियमों को, उन कानूनों को या उन बिंदुओं को जानना बहुत ही आवश्यक है। और एक शिक्षक के रूप में ये पाठ्यचर्या दस्तावेज विद्यार्थी की जो भूमिका है ना, इनको जानना बहुत जरूरी है। और उन भूमिका को शिक्षक छात्रों को बताए कि छात्रों की क्या भूमिका है, शिक्षक छात्रों को बताए कि छात्रों की क्या भूमिका है। तो उन भूमिका को आइए जानते हैं। पहला है सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, है ना। जब भी शिक्षक द्वारा कुछ पढ़ाया जा रहा है अर्थात प्रदान किया जा रहा है तो उसको सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। और आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम सक्रिय होकर किसी शिक्षण में भाग लेंगे या पढ़ाई में भाग लेंगे या किसी पाठ को पढ़ेंगे, जितना सक्रिय होकर के तो वह उतना ज़्यादा समझ में आता है। और सक्रियता से हर काम आसानी से होता है ना। और निष्क्रिय व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनका काम सफल नहीं हो पाता, और जो सक्रिय व्यक्ति होते हैं उनका हर काम सफल हो जाता है ना। इसलिए उत्साह, सक्रियता ये सब होनी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थी के अंदर सक्रिय ग्रहणकर्ता का गुण होना चाहिए, है ना। किसी भी मतलब पॉइंट को समझने में, किसी भी को समझने में, है ना, वह सक्रिय रूप से भाग ले या किसी भी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो वह ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगा। दूसरा ये खेल और काम का समन्वय कह सकते हैं। हम विद्यालय स्तर पर बच्चों को खेल और काम की जिम्मेदारी दे करके उनको अनेक प्रकार की गतिविधियों को क्रियान्वित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम विद्यालय में पौधारोपण करते हैं, पेड़ लगाते हैं। इनके अलावा अनेक प्रकार के फूल पत्तियों से संबंधित क्या बोलते हैं उसको, फूल लगाते हैं। इनके साथ अनेक प्रकार के साफ सफाई से संबंधित कार्य होते हैं। अनेक प्रकार के खेल होते हैं जैसे कि खो खो, कबड्डी और अनेक प्रकार के खेल। उन खेलों और काम के माध्यम से बच्चों को जिम्मेदारी दिया जाए, इस प्रकार से समन्वय किया जाए और उनको जिम्मेदारी दिया जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर सके। यह बहुत ही जरूरी है, खेल और काम का समन्वय होना चाहिए। और बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि खेल विधि को लागू किया गया है। खेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, साथ साथ काम करते करते सीखते हैं। महात्मा गांधी ने भी कार्य अनुभव पर बल दिए या उत्पादकीय कार्य पर बल दिया। इसलिए खेल और काम का समन्वय होना जरूरी है। तीसरा है शिक्षार्थी ज्ञान के निर्माता के रूप में। प्रत्येक शिक्षार्थी का मतलब यहाँ पर विद्यार्थी से है। प्रत्येक शिक्षार्थी का कर्तव्य है कि वह ज्ञान निर्माण करने के लिए विद्यालय आते हैं, ज्ञान निर्माण करने के लिए आते हैं। वहाँ पर शिक्षक ज्ञान देने वाले होते हैं, ठीक है, और जो विद्यार्थी होते हैं ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षा दी जा रही है कि बड़े हो करके या आने वाले जीवन में कठिनाई न हो, इस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जाती है और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर ले। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षार्थी ज्ञान निर्माता के रूप में, अर्थात शिक्षार्थी के लिए ही ज्ञान दिया जा रहा है। चौथा है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन का मतलब है आत्म अनुशासन। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को आत्म अनुशासित होना चाहिए, स्वयं में अनुशासित होना चाहिए। प्रत्येक कार्य को करने से पहले वह अनुशासित होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कक्षा में कैसे बातचीत करना चाहिए, है ना, कैसे हमारे महाविद्यालय या विद्यालय के वातावरण को सही बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमें स्व अनुशासित होना होगा, है ना। और जितना ज़्यादा हम स्व अनुशासित होंगे उतना ज़्यादा हमारा विद्यालय अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे, परिवार में हमारी स्थिति अच्छा होगा, परिवार में सब लोग हमें जानेंगे, समझेंगे। तो यह है स्व अनुशासित। इनके अलावा और बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे और
विद्यार्थी के भूमिका हो सकते हैं संचालन में, किसी कार्य को करने के प्रति विद्यार्थी शिक्षकों के प्रति सम्मान की भूमिका, है ना। तो ये सब होना चाहिए। तो ये हो गया पाठ्यचर्या दस्तावेज में विद्यार्थी की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण। तो ये भूमिका है, इनके अलावा और भी भूमिका हो सकती है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या दस्तावेज में ज्ञान और अधिगम की प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। इसमें कहा है ज्ञान और अधिगम की प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञान के संबंध में। तो इसके बारे में रोहित धनकर महोदय ने कहा है कि जैसे हम दुनिया के बारे में देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया को समझने के लिए हम अलग प्रकार की अवधारणाएं बनाते हैं, एक प्रकार की अवधारणाएं बनाते हैं। वही अवधारणा हमारा क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है ना। तो ज्ञान के संबंध में इस प्रकार रोहित धनकर महोदय ने कहा, अवधारणा बनाते हैं, समझ बनाते हैं, है ना, वही समझ ज्ञान कहलाता है। ठीक है, हम कोई पुस्तक को पढ़ते हैं, पुस्तक में पठित या लिखित सामग्री को, है ना, पढ़कर समझकर हम क्या बनाते हैं, ज्ञान का निर्धारण करते हैं, ज्ञान बनता है। तो उस संबंध में रोहित धनकर ने इस प्रकार कहा है। तो आइए हम ज्ञान के संबंध में पढ़ेंगे। तो इसमें ज्ञान और अधिगम की प्रकृति के बारे में दृष्टिकोण कहा है, क्या कहा है पाठ्यचर्या दस्तावेज में। तो सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अधिगम के बारे में जानेंगे। तो आइए ज्ञान के संबंध में देखते हैं, ज्ञान की त्रुटिपूर्ण अवधारणा का विरोध। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम विद्यालय स्तर पर बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान अंतिम ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान हम बच्चों को बांट रहे हैं उसमें त्रुटि का भाव नहीं होना चाहिए। अगर त्रुटि होगा और उस ज्ञान को बच्चे पकड़ेंगे तो बच्चे का पूरा कहा जाए हर परिस्थिति में वह गलत ज्ञान का उपयोग करेगा, जिनके कारण उनका पूरा दिमाग और संतुलन बिगड़ जाएगा। या एक प्रकार से कहे तो उनको गलत ज्ञान प्राप्ति की वजह से वह सही दिशा में नहीं आ पाएगा और परीक्षाओं में भी असफल हो सकता है। इसलिए जो ज्ञान हम दे रहे हैं वह अंतिम ज्ञान होता है, इसलिए सोच समझकर बच्चों को ज्ञान प्राप्ति कराना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही बालकों का अनेक प्रकार से विकास होता है। हम ज्ञान सभी क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, बाद में जानेंगे इसको, और अन्य पॉइंट में इसको स्पष्ट ढंग से दिया गया है। इस प्रकार कहा गया है ज्ञान की त्रुटिपूर्ण अवधारणा का विरोध, है ना, अर्थात ज्ञान को जब गलत ढंग से समझते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से समझते हैं, उनका विरोध किया जाए, है ना। तो ये शिक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षक उन्हें बताए कि ज्ञान को कैसे वह ग्रहण करे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, सूचना एवं ज्ञान में अंतर। तो सूचना और ज्ञान को परस्पर पहले एक ही समझ लिया जाता था कि सूचना ही ज्ञान है और ज्ञान ही सूचना है, दोनों में अंतर नहीं कर पाते थे। लेकिन आज विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने सूचना और ज्ञान को अलग कर दिया है। ज्ञान को हम समझते हैं, अवधारणा बनाते हैं, है ना। सूचना क्षणिक होती है, अर्थात हम सूचना के माध्यम से रटते हैं, रटने के पश्चात हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, ज्ञान बहुत समय तक हमारे मस्तिष्क में रहता है, जो सूचना होता है क्षणिक होता है, कुछ समय पश्चात उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञान और सूचना में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। ठीक है, और जब हम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या दस्तावेज में ज्ञान के बारे में पाठ्यचर्या निर्माण कर रहे हैं, है ना, तो सूचना एवं ज्ञान को व्यापक ढंग से अंतर करने की आवश्यकता है ना। सूचना अलग है, ज्ञान अलग है, और बच्चों को ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, अवधारणा बनाए, समझ बनाए, है ना, समझ बनाएंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, न कि रटने से। नेक्स्ट आइए, व्यापक अनुभव प्रदान करना। व्यापक अनुभव प्रदान करना, देखिए हम अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम प्राथमिक स्तर पर बात करें या माध्यमिक स्तर पर बात करें, तो जैसे पढ़ाई का
कार्यों से क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहा गया है व्यापक, किसी एक निश्चित क्षेत्र से हमें अनुभव प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी क्षेत्रों से क्या होना चाहिए, हमें अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और जो अनुभव प्राप्त होगा वही ज्ञान कहलाता है। ठीक है, वही ज्ञान कहलाता है। चौथा ये ज्ञान की व्यापकता। अब यहाँ पर कहा गया है ज्ञान की व्यापकता। ज्ञान है वह विशालता है, किसी एक क्षेत्र में ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि सभी क्षेत्रों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम आते जाते लोगों को समझते, दुनिया को समझते, जीव जंतुओं को समझते, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी काम को करते हुए, समाज सेवा कार्य करते हुए, कुछ रैली निकालते हुए, अनेक प्रकार की गतिविधियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान की व्यापकता के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सृजनात्मकता एवं उत्कृष्टता ज्ञान के अंग है। हम जितना ज्यादा सृजनशील होंगे, सृजनशील का तात्पर्य है क्रिएटिविटी। ठीक है, हम जितना ज्यादा सृजनशील होंगे, हम प्रत्येक कार्य को आसानी से सीखेंगे और बहुत सारे कार्य हम कर पाएंगे। जितने भी जो वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सृजनशील व्यक्ति होते हैं। वैज्ञानिक क्या होते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए खोज करते हैं, नए नए चीजों को ढूंढते हैं, है ना। तो उनको हम सृजनशील व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सृजनशील के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। इसलिए सृजनशील ज्ञान का अंग है। अब यहाँ पर कहा है उत्कृष्टता मतलब श्रेष्ठता, है ना। जितना ज्यादा हम श्रेष्ठता सोचेंगे, अच्छे सोचेंगे, उत्कृष्ट रहेंगे, उतना ज्यादा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए सृजनात्मकता और उत्कृष्टता ज्ञान के अंग है। ठीक, नेक्स्ट आइए छठवां, संगठित अनुभव। अब मान लीजिए हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर से केवल एक पक्ष का ज्ञान नहीं होगा, उनके सारे संगठनों अर्थात क्षेत्रों का ज्ञान होगा, है ना। इसलिए संगठित अनुभव, ठीक है, संगठित माने संगठन, है ना, मतलब एक अनुभव नहीं, बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान एकल अनुभव से प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनेक चीजों से प्राप्त होता है। अनेक चीज कर सकते हैं, या कह सकते हैं वस्तु कर सकते हैं, अनेक काम कर सकते हैं, या अनेक प्रकार की गतिविधियां, अनेक प्रकार के पाठ्य पुस्तक, है ना, इत्यादि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यह संगठित अनुभव से प्राप्त होता है। जैसे हम पढ़ाई का काम, कटाई का काम, बुनाई का काम, साफ सफाई काम, अनेक प्रकार के कार्य करेंगे, तो इनसे हमें अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान संगठित अनुभव है। नेक्स्ट आइए, पुस्तक ही ज्ञान प्राप्ति का आधार नहीं है। यह एकदम बिल्कुल सही बात है। पुस्तक ही ज्ञान प्राप्ति का आधार नहीं है, बल्कि और अन्य ऐसे हम बाहर भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं, हम परिवार से ज्ञान प्राप्ति करते हैं, हम अपने मित्रों से ज्ञान प्राप्ति करते हैं, हम पुस्तक के अलावा पत्रिका से ज्ञान प्राप्ति करते हैं, अनेक प्रकार के और अन्य पुस्तकें, है ना, से ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो हम चारों दिशाओं से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कहा है पुस्तक की ज्ञान प्राप्ति का आधार नहीं है, पुस्तक के अलावा और कुछ भी है जिनसे हमें ज्ञान प्राप्ति होता है। नेक्स्ट आइए, समुदाय एवं परिवेश, है ना। समुदाय से हमें ज्ञान प्राप्ति होता है, आसपास के वातावरण से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो इसलिए ये हो गया ज्ञान के संबंध में पाठ्यचर्या दस्तावेज में दृष्टिकोण डाला गया है ना। ज्ञान है वो त्रुटिपूर्ण नहीं देना चाहिए। सूचना एवं ज्ञान में अंतर है, इसलिए ज्ञान को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, व्यापक अनुभव प्रदान करना चाहिए। ज्ञान की व्यापकता है, एक जगह ज्ञान नहीं होता, सब जगह ज्ञान प्राप्त होता है। सृजनात्मकता एवं उत्कृष्टता ज्ञान के अंग है। संगठित अनुभव पुस्तक की ज्ञान प्राप्ति का आधार नहीं है। समुदाय एवं परिवेश, तो इन सारे पॉइंटों से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे कैसे होता है, ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है, कैसे हम समाज से, परिवार से, परिवेश से, वातावरण से, साथ साथ पाठ्य पुस्तक के अलावा और अन्य स्थानों से भी ज्ञान प्राप्ति होता है, कैसे होता है, अनुभव से होता है,
समझ से होता है, अवधारणा बनाते हैं तब होता है। तो ये हो गया पाठ्यचर्या दस्तावेज में ज्ञान के संबंध में, है ना, दृष्टिकोण। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या दस्तावेज में ज्ञान और अधिगम की प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में हमने ज्ञान को पढ़ लिया। अब ज्ञान पाठ्यचर्या दस्तावेज में अधिगम की प्रति के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। तो ये है अधिगम के संबंध में। तो आइए देखते हैं पहला, आवास एवं सीखना। आवास एवं सीखना। जब से मनुष्य ने प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है ना, उन पर कब्जा किया है, तो वह अनेक प्रकार के ज्ञान से विमुख हो गया है। ठीक है, यह कहे जब से औपचारिक शिक्षा का प्रचलन हुआ है, औपचारिक शिक्षा का प्रचलन हुआ है, तो अनेक प्रकार के जो ज्ञान उनको प्राप्त होना चाहिए या अधिगम प्राप्त होना चाहिए, है ना, तो उन अधिगमों से वह विमुख हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है जो आवास, जो अपने पर्यावरणीय क्षेत्र से जितना वह सीख सकता है, ठीक है, वह औपचारिक शिक्षा के माध्यम से नहीं सीख सकता। इसलिए आवास एवं सीखना, अपने पर्यावरणीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, साथ ही उनकी रहन सहन इत्यादि के बारे में वह जान सकता है। इसलिए कहा है आवास एवं सीखना। दूसरा आइए, अधिगम विधियों में विविधता। एक शिक्षक, है ना, अलग अलग विधियों के माध्यम से पढ़ाता है ना, न कि एक विधियों के माध्यम से। इसलिए अधिगम विधियों में विविधताएं होनी चाहिए, अर्थात सीखने सिखाने की जो विधि है उसमें विविधता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक या कहे कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। उन विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके बच्चों को अधिगम विधियों में सुधार लाने की आवश्यकता है और उनमें विविधता अर्थात अलग अलग ढंग से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा ये ज्ञान एवं अधिगम का संबंध। तो ये बहुत ही आवश्यक है, ज्ञान और अधिगम का संबंध। हम अधिगम के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अर्थात सीख कर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक को या पाठ्यचर्या बनाने वाले शिक्षाविदों को, ठीक है, पाठ्यचर्या बनाने वाले शिक्षाविदों को ऐसे ऐसे संसाधनों का चयन करें जिसमें अधिगम के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। चिंतन मनन, है ना, समाज सेवा कार्य, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य को पाठ्यचर्या में स्थान दे ताकि जिनसे वह अधिक से अधिक अधिगम कर सके, अधिगम करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए कहा गया है ज्ञान और अधिगम में संबंध है। नेक्स्ट आइए, अभिसारी अधिगम मतलब आइए देखते हैं। तो हम देख रहे थे अभिसारी अधिगम जो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने वाली होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो अधिगम है, अधिगम अभिसारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अलग अलग बिंदुओं से होकर के गुजरती है, न कि शिक्षक द्वारा केवल एक अधिगम प्रक्रिया से होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम विद्यार्थियों को सिखा रहे होते हैं तो विद्यार्थी क्या होता है, वो अपने तरीके से सीखता है, वह अपने तरीके से सीखता है, क्योंकि इसके पहले वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालकों के लिए सीखना टेढ़ी खीर के समान है। यह कहे कि वह विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के सीखता है, न कि केवल एक नियम के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर कहा गया अभिसारी अधिगम, है ना, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में अग्रसर होता है। तो ये हो गया आपका अधिगम के संबंध में पाठ्यचर्या दस्तावेज में दृष्टिकोण, है ना, कैसा होना चाहिए। तो आवास से संबंधित होना चाहिए, अधिगम विधियों में विविधता होना चाहिए, ज्ञान एवं अधिगम का संबंध होना चाहिए, अभिसारी अधिगम होना चाहिए, और कर सकते हैं सीखने के तौर तरीके में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, चाहे बोल सकते हैं सीखने के तौर तरीके में बदलाव। और सीखने के तौर तरीके में बदलाव, साथ ही मनोवैज्ञानिक तरीके
अपनाया जाए। ठीक है, और सीखने के नए नए संसाधन उपलब्ध कराया जाए है, सीखने के नए नए संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा तो बालकों के अंदर ज्ञान, समझ इत्यादि का विकास होगा, है ना, और वह अधिक से अधिक सीख पाएगा। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सीखने के नए नए तौर तरीके अपनाए जाए, मनोवैज्ञानिक ढांचे का निर्माण किया जाए, है ना, और अपने वातावरण से लिया जाए। ये हो गया आपका अधिगम के संबंध में सुझाव। आइए पाठ्यचर्या दस्तावेज में एनसीए 2005 के द्वारा अधिगम संबंधी सिद्धांत, है ना, एनसीए 2005 द्वारा अधिगम संबंधी सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को आइए जानते हैं। स्थानीय जुड़ाव, एनसीए 2005 ने कहा है कि बच्चों को अधिगम संबंधी कुछ जानकारी देंगे, इसके लिए बच्चों को स्थानीय स्तर पर जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वह आसपास के वातावरण से संबंधित क्रिया करते हुए अधिगम प्राप्त कर सके अर्थात सीख सके। इसलिए बच्चों का स्थानीय जुड़ाव होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कहा है विषय द्वारा दिए कौशल के माध्यम से, प्रत्येक विषय में अनेक प्रकार के कौशल दिए होते हैं, उन कौशल का उपयोग करके बच्चों के अंदर अधिगम स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है ये विभिन्न अनुशासन से अंतर संबंध। अब देखिए समाज में अनेक प्रकार के अनुशासन होते हैं, विद्यालय में अनुशासन होते हैं, आसपास के वातावरण में अनुशासन होते हैं, साथ ही साथ प्रकृति का नियम है वह भी एक प्रकार से अनुशासन है। तो उसमें अंतर संबंध मतलब आपसी संबंध कैसा है के बारे में जानते हुए अधिगम प्राप्त करना। इस प्रकार पर्यावरण से हमारा संबंध किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, पर्यावरण से हमारा संबंध है ना, पर्यावरण से हमें क्या मिलता है, हम पर्यावरण को क्या देते हैं, है ना, ये जो संबंध है के बारे में क्या करना है, जानना, है ना, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। चौथा है प्रथाओं के साथ जुड़ना। अब यहाँ पर कहा गया है कि अनेक प्रकार की प्रथाएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों को यथासंभव स्कूलों में क्या करना है, लागू करना, इस प्रकार से लागू किया जाए ताकि उनके नियमों उसके सिद्धांतों को बालक ग्रहण कर सके। प्रश्न करने को प्रोत्साहन, अधिकतर छात्र प्रश्न नहीं कर पाते, शिक्षक जैसे पढ़ा रहे होते हैं कुछ समझ में नहीं आता तो प्रश्न नहीं कर पाते या पूछ नहीं पाते, है ना, इस प्रकार प्रश्न करने को प्रोत्साहित किया जाए। जब तक वह प्रश्न नहीं करेगा वह सीख नहीं पाएगा, वह जान नहीं पाएगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रश्न बहुत आवश्यक है। संवेदनशील, है ना, प्रत्येक मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील की जानकारी देते रहना है कि संवेदनशील क्या होता है, किस प्रकार संवेदनशील इलाका होता है, संवेदनशील के क्या कार्य होते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों को संवेदनशील संबंधी अधिगम देना। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता, बच्चों की कल्पनाशीलता और अति कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ उनको प्राकल्पना बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना जो सीखने में उनकी मदद कर सके। जितना ज़्यादा हम प्रकल्पना या कल्पना करेंगे तो वह कल्पना हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद है। इसलिए शिक्षा का कर्तव्य है कि कल्पना के अधिक अवसर उपलब्ध कराए। तो कल्पना के अधिक अवसर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, किसी पेड़ के बारे में कविता करना है, कहानी करना है, या किसी और जीव जंतु के बारे में, तो उनके बारे में लिख करके हम कल्पना कर सकते हैं। ये पाठ्यचर्या एनसीए 2005 में इस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं अधिगम संबंधी, तो इनसे वह सीख सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये जो विद्यालय है इसके बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, रट करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। तीसरा, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन किया कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। पाठ्यचर्या का यह कर्तव्य है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, ठीक है, न कि यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। हमें विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
अब यहाँ पर कहा गया है परीक्षा को अपेक्षाकृत मतलब बच्चों की स्थिति के अनुरूप है ना लचीला बनाया जाए तथा उन्हें कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। लेकिन जितना ज़्यादा हम गतिविधियों से जोड़ेंगे उतना ज़्यादा बच्चे की जो समझने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, वो ज़्यादा विकसित होगी। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। मतलब एक ऐसा हम एक पहचान बनाए ताकि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। हमारे देश की क्या क्या चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, है ना, उनके बारे में हम थोड़ा कल्पना कर सके, उनके बारे में सोच सके। इस प्रकार की जो राष्ट्रीय चिंताएं हैं या हमारे समाज की जो चिंताएं हैं उनको उनके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया आपका दृष्टिकोण। आइए चलते हैं नेक्स्ट।